ऐसे ऐसे वीर व्यक्ति थे। डॉक्टर मनोहर सिंह जी, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। जी सर। डॉक्टर मनोहर सिंह जी शिक्षाविद है, 4 MMA डिग्रियां प्राप्त कर ली, PhD भी की हुई है आपने। भारत और पाक के अंदर है ना, भारत पाक संबंध में, और उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है आपने। और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डिग्रियां की हुई है, LLB है, BJMC है, और आप एक खेल में भी कहीं गए हुए हैं। हाँ, BPED 2 बार नेशनल खेला में, NCC सर्टिफिकेट है, NSS में सम्मानित। ओह, क्या बात है, बहुत सारी डिग्री आपने प्राप्त कर ली। अभी भी चल रही होगी अभी MA योगा वो चल रही है। इतनी सारी डिग्री आप लगातार वैसे कैसे पढ़ लेते हैं आप इतना सारा? वो एक स्वभाव बन गया पढ़ने का कि भाई कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, जिनमें जैसे समय मिलता है तो उसमें पढ़ाई। आप उसके साथ में सामाजिक कार्य भी करते हैं इतना सारा, और व्यस्त भी है, व्यवसाय भी कर रहे हैं, मतलब परिवार में व्यवसाय भी चलता है, उसको भी संभालते हैं। आप अध्यापक है, और आज अपन राजस्थान में जुंझार हुए उनके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। तो मनोहर सिंह जी भाई साहब, एक ये बताइए कि जुंझार कौन है, जुंझार किसको कह सकते हैं, या जुंझार की एक परिभाषा क्या होगी? जैसे अपने राजस्थान में ये जो मारवाड़ी भाषा है, उसमें अपन जुंझार यानी जूझ के युद्ध मैदान में वीर गति को प्राप्त होना, यानी सिर कटने के बाद में भी बहुत से योद्धाओं ने युद्ध किया, ऐसे जो महान योद्धा हुए उनको हमने जुंझार कहा है। वैसे अपन देखेंगे तो राजस्थान के हर गांव में आपको एक ऐसे मंदिर, एक थान ऐसा मिलेगा, तो वो जुंझार जी का थान होता है। वहाँ शादी के बाद में जाप भी लगाते हैं। ये भोमिया जी वही है? हाँ, भोमिया जी भी, जो इसमें भोमिया जी भी 2 प्रकार बने। जुंझार भोमिया जो होता है वो फिर जुंझार वही है जो युद्ध मैदान में सिर कटने के बाद लड़े, उनको कई जगह जुंझार जी कहते हैं, और कई जगह सामान्य तो वैसा कहते हैं जुंझार भोमिया। जुंझार भूमिया, हाँ, उसके हिसाब से जहाँ जुंझार लग गया, इसका मतलब है कि वो युद्ध मैदान में सर कटने के बाद उन्होंने युद्ध किया था, इसलिए। तो ऐसे बहुत से योद्धा राजस्थान में हुए। ये दुनिया का अद्वितीय उदाहरण होगा, सर कटने के बाद लड़ना। शायद दुनिया में कर्नल पॉल ने ऐसा बताया था कि भाई ये थर्मोपोली की जो भूमि है, वहाँ उसने कहा यूरोप में, वहाँ से राजस्थान की हर जगह थर्मोपोली है। ऐसे महान योद्धा राजस्थान में हर जगह हुए, सर कटने के बाद में भी लड़ते रहे। राजस्थान में उनके जो ऐसे योद्धा हुए, जो जुंझार हुए या भूमिया हुए, जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए, गांव की रक्षा करते हुए लड़ाई लड़ी, उनके मंदिर बना करके देवल स्थान भी बनाए। वो युद्ध उनके व्यक्तिगत थे ही नहीं, या तो वो राष्ट्र के लिए युद्ध कर रहे थे, या गाय माता को, ब्राह्मण को बचाने के लिए युद्ध करते हुए जो वीर गति को प्राप्त हुए, वही ज्यादातर जुंझार भूमिया। ये तो अद्भुत उदाहरण है कुल मिला के राजस्थान के अंदर विशेष कर रहा है इनका। हाँ बिल्कुल, आज राजस्थान में आप देखेंगे तो उन पर ऐसे हजारों कौमें मिलेगी, ऐसे दंत कथाएं बहुत मिलेगी आपको। जो आज भी लोगों के, आप इतने साल, हजारों साल गुजरने के बाद भी उनके मुंह पर है सबके, वो बता देंगे हमारे जुंझार भूमिया है। उनके वहाँ रोज आना जाना भी रहता है, जागरण भी लगता है, ऐसा वो सदैव चलता रहता है। लोकगीतों में भी उनके नाम आते हैं, लोकगीतों में उनके खूब आएंगे, उनके ऊपर लोकगीत बनेंगे, फागण जो बहुत से फागण पर बनाए हुए हैं। हाँ, कुल मिलाकर के आज भी वीरता का जोश जगाने के लिए, ऐसा कहते हैं जैसे हनुमान जी को वो शक्ति जगाई, आज भी वीरों की शक्ति जगाने के लिए जुंझार भूमियों को याद दिलाते हैं। हाँ, याद दिलाते हैं उनको, ऐसा कि आपके जो वंश परंपरा में ये युद्ध हुए हैं, तो ऐसा अपने राजस्थान में वीरता का भाव जग जाता है व्यक्ति में, उसके ऐसे कहते हैं रों खड़े हो जाते हैं, युद्ध मैदान में जाता है कि मैं उनका वंशज हूँ, उन्होंने इस प्रकार वीरतापूर्ण। ये अद्भुत उदाहरण है। अभी मैं थोड़ी दिन पहले एक रील देख रहा था भाई साहब सोशल मीडिया पर, एक मूवी का ही पार्ट था। उसमें ये हुआ था कि एक लड़की है, वो अपने बॉयफ्रेंड जो है उसको इम्प्रेस करने के लिए, बॉयफ्रेंड डॉक्टर है, उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं मेरे डॉक्टर के पास, मतलब बॉयफ्रेंड के पास कैसे जाऊं, तो उसके लिए सोचती है मैं हाथ काटूं या मैं कुछ करके चली जाऊं। तो हाथ काटने के लिए प्रयत्न करती है, हाथ भी खींच लेती है, और जैसे कुछ छुरा या अपने को कुछ घात पहुंचाने के लिए जब भी प्रयत्न करती है, और वो पीछे खींच जाती है। और वही जहाँ एक बार चुंडावत ने मांगी सेना ने सिर काट दिया। आज अपन जिन पे चर्चा करेंगे तो अपन ये देखेंगे कि हमारी जो मातृशक्ति थी वो बहुत ज्यादा वीर थी। उन्होंने इस प्रकार स्थितियां पैदा कर दी कि व्यक्ति के लिए कोई उपाय नहीं बचा था उसके पति परमेश्वर के लिए कि मैं युद्ध मैदान में वीर गति को प्राप्त होऊंगा तो मेरी पत्नी खुश होगी। इसलिए उन्होंने ये तय करके निकले थे वो कि अब मैं जिंदा तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा, मैं वीर गति को ही प्राप्त होऊंगा। हाडी रानी का अद्भुत उदाहरण है। ऐसे उदाहरण राजस्थान में बहुत है। हाडी रानी का उदाहरण थोड़ा चर्चा में आज अपन को चर्चा करेंगे, मैं उनका देखूंगा कि उनकी जो वीर पत्नी है उन्होंने ज्यादा उनको सम्मान प्रदान किया कि नहीं आप जाइए युद्ध मैदान में युद्ध कीजिए, और आप अगर वीर गति को प्राप्त करेंगे तो मैं आपके पीछे सतत प्रदान करके सती होगी। तो उनका योगदान अपन देखेंगे तो शायद से ज्यादा है कि उन्होंने इस प्रकार का वो पति को गंवाना होते हुए तिलक करना, युद्ध मैदान में आपको जाकर आना, ऐसा वो भाव करते थे कि युद्ध के मैदान में आप वीर गति को प्राप्त होगा।
आने वाली आपकी संपत्ति है जो गर्व से उनका सिर ऊंचा रहेगा। इस प्रकार की उनका योगदान तो पक्का ही पक्का रहा है, जैसे ठंडा जी कहते हैं। अपने एक वो योद्धा हुए ना जहाँ एक शाहजहाँ की घटना है, हाँ, तो उसकी क्या घटना है एक बार हाँ, बताइए। अपने जोधपुर के महाराजा दशरथ जी थे। तो जिस समय दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ हुए, तो शाहजहाँ के समय वहां उन्होंने एक बार दरबार लगा हुआ था। दरबार में देखते हैं कि कुर्सियां लगी हुई है, तो जो हिंदू राजा है उमराव है उनकी कुर्सियां है बस, और इधर जो मुसलमान है उनकी साथ। तो उसने पूछा कि भाई ये क्यों, ये बस क्यों, ये साथ में दोनों और साथ साथ होती बराबर होनी तो दो इनकी हटा दो, और या एक इधर लगा दो इधर। तो वो जो हमारे यहाँ जोधपुर के बारह थे, तो उन्होंने कहा साहब वो जो है वीरता की करते वो हिंदुओं में ज्यादा है, वो मुसलमानों में नहीं, और भी दुनिया में कहीं नहीं हाँ, मिलेगी। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो यहीं नहीं लगा। इसलिए ये हिंदुओं की कुर्सियां हैं वो बस लगती है, और मुसलमानों की साठ है। उनको खान कहते थे लेकिन उमराव कहते थे ऐसे। तो उन्होंने कहा वो कौन सी दो चीजें हैं, तो वारिद ने बताया कि भाई एक तो ये युद्ध मैदान में सर कटने के बाद युद्ध करते हैं, ऐसा कोई मुसलमान का उदाहरण नहीं। दूसरा इन्होंने कहा कि इनकी पत्नियां हैं वो पति के शव के साथ सती हो जाती, और उसमें एक विशेषता हुआ कि आग नहीं लगी जाती, उसके सत से आग लगी, यानी भगवान सूर्य आग प्रदान। ये तो पतिव्रता का ही बड़ा प्रताप होगा कि ऐसा आपके है इसलिए या तो शाहजहां का इस प्रकार की घटना या तो जब मेरे सामने पड़ी। तो महाराज गजेंद्र सिंह जी जो तो गजेंद्र सिंह जी प्रथम था, अभी वर्तमान में भी कहते हैं, तो गजेंद्र सिंह जी खड़े होते हैं, ऐसा बात से समय लेते हैं कि मैं ये बता दूंगा। वो मेवाड़ मारवाड़ आने के बाद में अपने जो बारहवीं साथ हैं उनको कहते हैं कि बारहवीं अब इस प्रकार का योद्धा पता लगे, और वो शाहजहां के दरबार में जाकर इस प्रकार वीरता का प्रदर्शन करे। तो बारहवीं कहते हैं ठीक है, तो मैं जाता हूँ पता लगा लूँ। अब क्या होता है कि बारहवीं होते हैं रवाना, तो कई गाँव में घूमते हैं जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ हो सकते हैं। एक दिन वो इधर से गुजर रहे होते हैं जोधपुर से, तो लवेरा गाँव आता है, उसको लवेरा गाँव भी कहते हैं जोधपुर के पास खेड़ा के पास में। तो लवेरा गाँव की एक ढाणी थी, वहाँ से वो गुजर रहे थे, तो उनको प्यास लगी पड़ी थी। उन्होंने घर में आवाज दी, ढाणी थी, कच्चे मकान बने थे, बिल्कुल सामान्य सा मकान था, बाहर से बाढ़ वगैरह कर रही थी। आवाज दी तो एक बच्ची अंदर से बोलती है, तो उन्होंने कहा पानी पीजिए, वो कहता आप बैठिए पानी। तो बाहर जो बैठे का स्थान बना रखा सामान्य कोई नीम के पेड़ के लिए, तो बाहर वहाँ बैठते हैं, वो लाल को पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद वो पूछते हैं तुम्हारे पिताजी, घर वाले का पिताजी तो ऐसे गाय बकरी चलाने के लिए, माता जी नहीं बाहर में आप बैठिए, आप भोजन कराते। तो बच्ची में बड़ा तेज नहीं आप यहाँ हो, तो उनके छोटे भाई वगैरह के साथ में कहा नहीं आप भोजन करके जाना, भूखे कैसे जा सकते, घर आए हो, घर आए, ये तो परंपरा अपनी है। परंपरा रही है, भूखा हम भी भेजते हैं, और आज भी नहीं भेजते। तो बार ने कहा वो तो ठीक है, मगर आपके घर में कोई है नहीं, और कौन मैं भोजन पाल कर दूंगा, आगे वो नहीं है, तो कहा नहीं भोजन यहाँ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे तीसरा पिताजी ने तीसरा खा। हाँ, उसके पीछे भी कारण है कि जब पुत्र का जन्म होता है उस समय कितनी पीढ़ियां जिंदा है। अगर मान लीजिए उसके दादाजी जिंदा है तो फिर पिताजी को कौन सा, और अगर मान लीजिए परदादा जिंदा है तो फिर भंवर सा, बहुत ज्यादा सफर है इसके ऊपर और बड़े दादा जिंदा है तो फिर टवर सा, और मान लीजिए कि सिर्फ पिताजी दादाजी जिस उस बच्ची ने ऐसा कहा कि मेरे जो जिस्सा है वो इधर गए गए, तो मैं छोटे भाई को उसी बुला लेगा आपको भोजन करना, नहीं तो मेरे को और बात नहीं कि आपने सिखाई थी घर आया कैसे। तो बच्चा गया मिलाने के लिए, पीछे से भोजन बनाया, भोजन कर लिया, मगर वो बारह महीने पूछा ना, तो वो तो राजा महाराजा साथ रह रहे थे और उनको आदमी की बहुत ऐसे फर्क, तो उन्होंने कहा बच्ची बहुत बता रहे। तो भोजन करने के बाद मुझे विदा दी, तो उन्होंने उस समय कहा कि आप इस बच्ची की शादी सदैव वगैरह करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं सदैव तो नहीं, क्योंकि फिर सदैव आप करो मेरे से पूछ के, आप सीधी मत करना, एक बार मैंने पूछना मैं जो महाराजा का रहता हूँ मेरे को सब जानते हैं, ठीक है। वो वहां से चले गए। अब वो जहां भी जाते थे बारह वीरता की पहचान करने के लिए वो कोड़ में जाते बैठते थे, तो जो अफीम अमल की मनवार वो सब गाँव में अमल की मनवार में से बाएं हाथ से, तो बाएं हाथ से जो ले लेता वहां के बारे में बात नहीं करते, उनको पता था कि ये वीर नहीं, तो वहां वो सिर्फ भोजन भोजन करके फिर रवाना हो जाते थे, रुकते नहीं क्या अगले गाँव में वीर नहीं रहा, समय नहीं जा रहा, बड़ी चिंतित हो गए। मैंने महाराजा को वचन दिया कि लेकर आना, तो वो कहीं घूमते घूमते सका पैदल जा रहे थे। रोहिणी गाँव एक प्रोफेसर के पास में,
आज के लिए जो इधर से हरनावार भाकरिया रोड का द्रोही गाँव आता है वो गढ़ बना दिखता है, अब तो वैसे पुरानी अवस्था में हो गया। तो वहां वो गए तो वहां के जो ठाकुर साहब थे बड़े आयु के थे और दिखता भी शायद उनको कम था। बैठे थे वो, बाबा जी ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने बड़ा आदर सम्मान किया, बैठाया, पानी पिलाया, बच्चों का भी भोजन बनाओ, चाय बनाओ, ऐसा जो भी मनवा कर सकते थे कि उन्होंने ठाकुर साहब को अमल दिया तो वो भी उन्होंने बाएं हाथ से दिया, मगर उन्होंने कम दिखने की उम्र थी उनकी। थोड़ी देर बाद में वो पूछते हैं उनको, तो कहते हैं ऐसा कि मेरे 3 बेटे हैं, अब केजी में 4 भी आते हैं, 4 पुत्र थे। तो कहते हैं कि वो बाहर गए अभी आ जाएंगे, तो उनका बड़ा बेटा था तोप सिंह नाम था, तोप सिंह आता है, वो बैठता है, वो पिताजी कहते हैं बाहर गया है, तो वो उनको प्रणाम वगैरह करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। हाँ जोधपुर से आए, तो वो वही 12 महीना अमल निकाला और उनके आगे बाएं हाथ से दिया, तो बड़ा गुस्से हो गया, बोला आप 12 दिए हैं, अभी कोई दूसरा आदमी होता है बाएं हाथ से देता है तो मैं उसका सिर काट देता, आप बाएं हाथ से कैसे दे, दाएं हाथ से दिया जाता है, दाएं हाथ से। तो उन्होंने कहा बस मैंने तो क्या भूलवश दे दिया, वो तो परीक्षा करके बात नहीं, भूलवश नहीं दे रहे, मगर उन्होंने कहा आज मैंने भूलवश के लिए भूल नहीं हो सकती, आप कैसे भूल कर सकते हैं, आप तो हमारे अंदर वीरता का भाव बनने वाले व्यक्ति और आप भूल करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात दाएं हाथ से देता हूँ, मैंने अब आपको दाएं हाथ से देना। तो फिर बाद में अपना मंतव्य उनको बताया कि मैं वहां से आया हूँ और आप पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे कहा है कि वे दाहिने हाथ से दीजिए, बाकी तो बाएं हाथ से ले रहे थे, तो मैं किस काम से आया हूँ मुझे बताया ही नहीं, उन्होंने बताना उचित नहीं समझा। अब आपको मैं बताता हूँ, मुझे भी लग रहा है कि आप वीर हैं। ये एक अच्छी मतलब पहचान है पुराने समय की, बाएं हाथ और दाएं हाथ से वीरों की पहचान हो जाती थी, मतलब कहना नहीं पड़ता था कि वीर है कि नहीं है। हाँ, 12 दिन आपको मंतव्य को बताया कि मैं इस प्रकार की घटना घटी शाहजहां के दरबार में, तो उन्होंने कहा आपको चिंता करो, इतने उनके पिता उनकी माता भी आ गई उधर नजदीक, तो कहा कि भाई इस प्रकार परीक्षा लेने, मतलब युद्ध में सर कटने के बाद जो लड़ने वाले हैं ऐसे योद्धा की वहां दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना चाहिए लोगों का, ठीक है। तो उनके माता जी ने कहा कि कितने चाहिए आप, ऐसे कितने लोग चाहिए, उन्होंने कहा एक नहीं कि मेरे 4 को ले जाओ, मेरे 4 इस प्रकार के पुत्र हैं जो इस प्रकार युद्ध करेंगे। उनके पिताजी ने भी बड़ा कहा नहीं कि आप ले लीजिए मेरे 4 बेटों को, वहां अगर जो तो बाप जी ने कहा है तो आप ले लीजिए, प्रमाण देना है, प्रमाण देना है, तो मेरे 4 वीर हैं इसी प्रकार करेंगे। कहते हैं तो उनके दूसरे भाई भी आ गए, उन्होंने भी कहा, मगर तोप सिंह ने कहा मैं बड़ा हूं, मेरा मैं ही जाऊंगा, आप लोग यहाँ रहिए। तो तोप सिंह तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो पूछते हैं बाबा जी कि आपकी सगाई वगैरह हुई है, तो वो ठाकर साहब थे, उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं, ठीक है फिर सगाई मैं करूँगा, सगाई करेंगे, शादी करेंगे और उसके बाद कुछ समय लेकर बाद में दिल्ली चले जाएंगे, वंश परंपरा बढ़ाने। तो उन्होंने बता दिया कि लड़की तो वो देख रहे, तो उन्होंने कहा इनकी सगाई में लगे रहना करने वाला। खैर वो सगाई तय हो गई, शादी की दिनांक तय हो गई, महाराजा जोधपुर स्वयं पधारे, शादी हुई। तो शादी होने के बाद में उस बच्ची ने बात जब बुलाकर कहा कि ये ऐसे बड़े गांव के जागीरदार हैं, अगर साहब के लड़के हैं, मैं बहुत सामान्य परिवार, मेरे यहाँ बच्चा मकान है, ये शादी आपने करवाई कैसे? तो बात ने कहा, फिर वो उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस प्रकार वो शाहजहां के दरबार में, शाहजहां के दोनों जगह के दिल्ली में भी था, आगरा में भी था, कि वहाँ आप परीक्षा करनी, तो इसलिए मैंने आपकी शादी इनसे कराई क्योंकि आप बहुत ऐसे वीर हैं, वो ये जो है ये तोप सिंह ये भी बहुत वीर है, इसलिए मैंने आपकी शादी कराई, अब आपकी वंश परंपरा चलेगी, इसलिए कुछ समय है। तो बच्ची वास्तव में वीरी थी, उसने कहा कि नहीं आज से अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहीं जाएंगे, शाहजहां के दरबार में चले। कहते हैं वो वहीं से रवाना हो गए और वहाँ तोप सिंह जी ने सिर कटने के बाद बड़ा जबरदस्त युद्ध लड़ा, जो मुसलमान सैनिक ने गया बहुत ज्यादा सिर कटे, तो शाहजहां बहुत भयभीत हो गया, उसने कहा इसको रोकना कैसे है? तो कहते हैं गंगा जल का ऐसे उनके ऊपर छाटा महाराज ने डाला, तो उनका शरीर शांत हुआ। और वो बच्ची जिसकी शादी हुई थी उसने वहीं अपने पति के साथ में ऐसा मतलब सती होने का तो था, वो सती हुई और भगवान सूर्य ने अग्नि प्रदान की। तो वो जो उनकी पत्नी थी उनका योगदान मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसने कहा कि आज युद्ध किया, आज युद्ध किया और दोनों प्रमाण वहां मिल गया दरबार में, दोनों सती भी हो गई। तो फिर शाहजहां ने कहा कि वास्तव में ये 2 गुण ज्यादा है, तो वो सदैव हिंदुओं की कुर्सियां 62 और ऐसे मुसलमानों जो होते थे उनकी कुर्सियां 60 होती। दुनिया का अद्वितीय उदाहरण है कि तोप सिंह जी और उनकी जो नाम इसमें कहते हैं कि मक्का घड़ाई मेरे या तुलकारा ताबूत, दिल्ली सराय बादशाह रोहिणी रजपूत,
वो कहते हैं कि भाई इनके मुसलमानों ने बहुत से सिर काटे हैं, सिर काट काट कर वैसे कब्र में डाल दिए, उसको कहते हैं मकाम घड़ाई में लिया तुर्कारा था वो, मुसलमानों को तुर्क भी कहते हैं, उनके सिर काट काट के भेजे। और दिल्ली के बादशाह यानी शाहजहां ने स्वयं कहा कि वास्तव में क्या रोहिणी काम का ये राजपूत था, इसमें बहुत वीरता था। और भी बहुत से उन पर देवात हो है कि तोगा की तलवार, हीराबाई, हम उनके बारे में सब वर्णन करते हैं कि तोगा की तलवार के सामने बोले। और वहाँ देखिए वो जो मतलब हमारी माता जो थी शादी होती है वो कितनी वीर थी कि उसने भी अपने पति के साथ ऐसा गौरव माना कि मैं खुद स्वर्ग में मिलेंगे, सब उन्होंने कहा करते कि आप ऐसे युद्ध कीजिए, अपन अभी आधे घंटे बाद में स्वर्ग में दोनों चलेंगे, वहाँ साथ में मिलेंगे। और वास्तव में उन्होंने अपने शरीर को भी अपने पति के साथ में समर्पित किया। ऐसी हमारे राजस्थान की परंपरा है कि इस प्रकार की घटनाएं मुझे लगता है कि आप देखेंगे हर गांव में मिली जाएगी। तो एक घटना ये थी, एक घटना और हम करते हैं कि यहाँ जोधपुर के महाराजा विजय सिंह जी, तो विजय सिंह जी के समय मराठाओं के आक्रमण होते थे। कहते हैं कि शिवाजी ने मराठाओं में इस प्रकार एक संगठन बना दिया था मराठाओं का, ऐसे 5 राजवंश थे मराठाओं के। एक तो शिवाजी स्वयं का जो भोसले राज्य, एक इधर जो बड़ौदा यहाँ के गायकवाड़, एक जो ग्वालियर है वहाँ के सिंधिया, पूना के पेशवा और होलकर थे इंदौर के। इनका एक संगठन बहुत मजबूत था, 5 सेनापति होते थे। शिवाजी के जाने के बाद 100 साल बाद में मराठाओं की सेनाएं चौथ वसूल करने के लिए जाती थी और मुसलमानों को बड़ा भयभीत कर दिया। तो चौथ वसूली करते करते उन्होंने इधर राजस्थान के राजाओं से भी कोई जमाना था तो राजस्थान के राजा चौथ वसूली करते थे मराठा, क्योंकि उनका संगठन है। और जब उनका संगठन बना तो वो चौथ वसूली कर रहे हैं। कहते हैं विजय सिंह जी से एक बार पहले वो आए तो समझौता गया जो भी है वो चले गए वापस, मगर 12 महीने बाद वापस आए। 12 महीने बाद वापस आए तो जोधपुर महाराजा की सेनाएं अजमेर के पास आकर तो जोधपुर महाराजा ने उस समय 5 ऐसे ठाकुर होते थे, वो दरबार के पास कुर्सियां नहीं थी। एक आउगा था, एक अशोक था, एक बगड़ी था, एक रिया था, एक पोखर था। तो 5 वो उनके सामंत जो हम कहते हैं वो सामंत थे। 5 सामंत बड़े पावरफुल होते थे, राजा को हटाने का तो 5 सामंत एक हो गए तो फिर राजा को जो चाहिए उनको हटा देगा। तो वो 5 बैठे थे। तो विजय सिंह जी ने कहा कि मराठा आ गए और उस वर्ष मारवाड़ में अकाल हो पड़ गया। तो मराठाओं को जो चौथ वसूली में धन देना था वो भी था नहीं। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा देखिए साहब, अपन मराठाओं की फौज बहुत बड़ी है, हमारे से 10 गुना ज्यादा फौज लेकर आए हैं, तो हमारे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है, तो अपन अगर समझौते का प्रयास करें तो ठीक रहेगा। तो थोड़ी बड़ी आयु के थे, यानी 54 साल के महेश दास जी अशोक के ठाकुर थे। उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था। जो महाराजा विजय सिंह जी देख रहे थे कि अभी ये महेश दास जी की आयु बहुत है, उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा, तो वो सुनते रहे, बोले नहीं। ये अपना अपना विचार मंतव्य प्रकट कर रहे थे। तो वो काफी देर चर्चा चलती रही। बाद में महेश दास जी खड़े हुए, उन्होंने अपनी तलवार म्यान में से निकाली, तो पड़ी थी पास में, जोर से गुस्से से ऊपर तो पर तलवार चलाई, तलवार से तोप कर दी और तलवार जमीन पर जा गई। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा क्या आप इस प्रकार की बातें करें, हम युद्ध करेंगे, हम किसी भी स्थिति में ये समझौता नहीं, लेकिन 12 महीने बाद हो रहा है, अब कब तक ये करते हैं, चौथ वसूली देते हैं। तो खैर उन्होंने तय कर लिया कि युद्ध करेंगे। उन्होंने फिर यहाँ से जोधपुर महाराजा से ऐसे वो अपने मतलब उनसे सीख अपन विदा होते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा, विदा होत विद्यमान सु मांगी सीख महेश। विद्यमान यानी जोधपुर के महाराजा थे विजय सिंह जी, उन्होंने ऐसा कहा, विदा होत विद्यमान सु मांगी सीख महेश, उबा पगाने आण दो दिकड़ी मरुदर देश। उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं ना, जब तक उनको मराठाओं को जाने अंदर मरुदर देश में नहीं आने दूंगा। मरुदर देश में दिकड़ी उनको मराठा को अच्छे जाते हैं। मरुदर देश राजस्थान को इधर के इलाकों बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान को। उन्होंने कहा कि मैं मरुदर देश के अंदर है, उनको किसी भी स्थिति में आने नहीं दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं युद्ध करूंगा। तो ऐसा तय कर ऐसा महाराजा विजय सिंह जी ने अनुमति मांग ली और यहाँ से वो सेनाएं लेकर रवाना हो गए। काफी समय लेट हो गया था ये चर्चाएं करते करते, फिर अंतों तो तय हो गया युद्ध करेंगे। तो वो जाते हैं तो शाम उनका ऐसे सूर्यास्त हो जाता है, नानन गांव में पहुंचते हैं। तो नानन गांव जो है अशोक इसके हमें पीपल के जस्ट अगला गांव है, वहाँ ऐसे 2 जागीरदार थे, एक ऐसे चांदावत राठौड़ थे और एक बाटी थे। वहां जाकर वो रुके तो उनके गांव में पता लगा, तो गांव वाले भी उनसे मिलने के लिए आए कि अपने ठाकर साहब आए हैं अशोक के महेश दास जी। तो वहाँ के वो ठाकर साहब थे, वो मिलने गए, जाकर बैठे, बातचीत की। इतने में ठाकर साहब को बुलाने के लिए पीछे से 4-5 लोग बार बार आए कि साहब आपको घर बुला रहे हैं, रावड़े बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, मतलब ये आए घर बुलाने। तो
तो उनकी जो बच्ची थी ठाकर साहब की, और ठाकर साहब की आयु भी इतनी थी, 53-54 साल की थे। तो उनकी बच्ची की आयु 20 साल थी। उसने ऐसा कहा कि मैं ये मैथ दास आए, मैं इनसे आज शादी करूँ। तो बच्ची की माँ ने कहा इसकी क्या हो गया, कोई ऐसे दिमाग की प्रॉब्लम हो गई उसको लगता है। आज की बस हम साइकोलॉजी भी उन्होंने कहा भाई क्या हो गया। तो उसके पिताजी को बुला कर कहा ये ऐसा कह रही है। जब शादी की बात करते थे तो उसके भी नजदीक नहीं आती। तो उसने कहा था मैं शादी करूंगी तो मैं तो उनके पिताजी ने समझाया कि देखो ये मेरे उम्र के हैं, आपकी आयु 20 साल है, आप मेरे साथ शादी करेंगे। एक नंबर 2, ये युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और युद्ध में 100 में से 99% गारंटी है कि वापस नहीं आएंगे, ये वीर गति को प्राप्त होंगे। मराठा की बहुत 10 गुना ज्यादा है। तो आप शादी के आप तो आज शादी करोगे फिर विधवा हो जाओ। तो बच्ची ने कहा मैं शादी करूंगी तो इनके साथ ही करूंगी, विधवा होना ये कोई बड़ा विषय नहीं, ऐसे वीर व्यक्ति से शादी करूंगी और बाद में ये विधवा हो जाएगी। ये अगर मान लो वहां वीर गति को प्राप्त करने में सती होगी और नहीं तो आपको शराब देके शुरू कर दूंगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैंने इनको पति मान लिया। तो उन्होंने जितने समझाने के प्रयास किए उनको आगे पता लगे। इसके पीछे भी एक घटना बताते हैं पुरानी कि वो क्या है कि एक बार वो जो बच्ची थी 22 साल, एक बार ऐसा स्नान कर रहे और उनके जो बड़ी भाभी जी थी उनका बच्चा छोटा था। तो वो भाभी जी कुछ काम कर रही थी, उन्होंने अपने ननद को ऐसे जोर से कहा कि भाई बच्चा रो रहा है तो आप इसको थोड़ा संभाल लेना आप इसको। तो वो क्या है कि अब स्नान करते वो बच्ची आ नहीं पाई, वो स्नान कर रही थी। स्नान करते क्या वो ऐसे अपने मारवाड़ी में कहते हैं सिलाड़ी के ऊपर ऐसे पैर घस रही थी। तो उसने कहा कि भाई वो कई देर बोलती रही और रोका भी आ रहा हूँ भाभी, जब भी आ रही भाई नहीं। तो वो जब देखती उन्होंने कहा कि इतनी आप मतलब तैयार हो रहे हैं, ऐसे स्नान कर रहे हैं, अशोक राजा से शादी करने वाले हैं क्या, तो इतनी तैयारियां कर रहे हो। तो उस बच्ची ने उस दिन तय कर लिया था कि मैं शादी करूंगी तो अशोक ठाकर से करने वाली। तो उसने अपने पिताजी को कहा मैं शादी इनसे ही करूँ। मैंने तो बहुत पहले तय कर लिया और आज आई गए हूँ तो भगवान मेरी इच्छा पूरी करने में लगी। तो वो ठाकर साहब चलो वहां जाते हैं, जाकर वो उनसे मिलकर उन्होंने कहा कि भाई अपने मेरी बच्ची आपसे शादी करना चाहती है। तो वो मैथ दास ने कहा कि ठाकर साहब मैं आपकी उम्र का हूँ, आपकी बच्ची उम्र में छोटी है और मेरे वैसे ही 4 शादियां हुई अब, और मैं जा रहा हूँ वहाँ युद्ध करने के लिए और वहाँ युद्ध से आने की संभावना है मुझे, मैं तो केसरी बाना धारण करने वाला हूँ। तो आप ये शादी बच्ची को समझो। ये केसरी बाना क्या होता है? केसरी बाना है नहीं, जब युद्ध मैदान में केसरिया साफा बांध के निकलते हैं तो फिर ये तय होता है कि जिंदे नहीं। अब वीर गति कोई प्राप्त मरना या मारना, हाँ बस नहीं मारना है मरना है बस, ये तय है कि आप घर नहीं आएंगे। केसरी बाना धारण करने के बाद वो केसरी बाना तभी धारण किया जाता है जब हमारे से अगली फौज बहुत ज्यादा गुना ज्यादा हो और फिर युद्ध करना है और ये तय है युद्ध का परिणाम कि हम वीर गति को प्राप्त होंगे। उस समय केसरी बाना धारण कर लिया जाता है। माताएं जोर करती है, माता बहनें जोर कर लेती है, पुरुष केसरी बाना धारण करके वैसे युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। गोरा बदल जाता है ना, वो बदल जाते हैं ऐसा कि हम वापिस नहीं आएंगे, हम युद्ध के मैदान में जाकर युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं वापिस आने की कोई संभावना नहीं, इसलिए आप बच्चे को समझाइए। तो वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि मैंने जितना समझाना था समझा दिया, वो शादी तो आपसे, अब जो परिणाम आएगा वो आएगा, इसके भाग्य में जो लिखा हो। तो वो कहते हैं कि शराब देकर मरने वाले, ऐसा उसने कह दिया है। तो मेरी तो हिम्मत है नहीं, चलो मैं इस दास्ती को उनके साथ वहां समझाएंगे कि बच्ची का ऐसा प्रण है तो अपना शादी कर लो। रात को शादी हो जाती है, शादी होने के बाद मैं इस दास्ती सुबह चले जाते हैं, जाकर वहां रुकते हैं। तो मराठाओं को लगा कि भाई अपन ऐसे बड़ी ताकत दिखाकर इनको डरा देंगे। फिर उनको लगा कि सेना आ गई तो युद्ध करेंगे, तो डरने पड़ेगा। तो मराठाओं ने कहा भाई एक बार संधि का प्रस्ताव हो, समझौता हो। तो उन्होंने कहा आज युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध का समय कहते हैं। ऐसा उन्होंने 2 दिन का समय मांग लिया, 2 दिन हम और बातचीत करेंगे। तो ऐसे होता है, ये बीच वाले लोग होते हैं वो आकर बातचीत करते हैं, जनहानि नहीं और समझौता हो गया। तो समझौते वाला पक्ष इधर उधर आना जाना शुरू हो गया। तो मैथदास जी को सबने कहा कि युद्ध हो नहीं रहा था, आपकी शादी हो गई, कम से कम उस बच्ची से एक बार वो तो आप देख लो, आप नानक जाकर आ जाओ। तो मैथदास जी काफी समझाने पर 4-5 घुड़सवारों के साथ वो आ जाते हैं। तो ये रात्रि में पहुंचते हैं, पता लगता है कि वो जमाई से आ गए हैं। तो वो उनके जो सासू जी होती है सबको जगाते हैं, खाना बनाओ। वो बच्ची जब तक सोती रहती, फिर वो सुनती है जगती है। तो कहते हैं क्या कि वो जमाई से आए हैं, भोजन करवाते हैं। तुरंत में क्या बन सकता है, तो अपने मारवाड़ में हलवा बनाते हैं, तुरंत हलवे में ज्यादा समय नहीं लगता। तो बच्ची को बड़ा दुख होता है उसको। उसने कहा मैंने ऐसे वीर व्यक्ति से शादी की है, वो युद्ध, उसको पता नहीं था अभी क्या परिस्थितियां बनी। उसने सोचा कि युद्ध मैदान से वापस आ छोड़ के आ गए। तो जैसे ही हलवे के लिए उन्होंने, वो हलवा बनाने के लिए पात्र भी लोहे का होता है, वो जो खुरपी होती है वो जिससे अपन चम्मच होता है वो भी लोहे का, खुरपी लोहे की होती है।
तो उसने अपनी माँ को कहा कि ये तो बेचारा वहां से युद्ध मैदान से भागकर आया लोहे के डर से कि तलवारों से तलवारें टकराएगी और आप यहाँ लोहा लोहा बजाओगे बजा रहे हो। तो ये और भागेगा यहाँ से। हाँ। तो महेशदास जी सुन लेते हैं, उनको बड़ा दुख होता है कि मेरी मतलब ये पत्नी क्या करेगी, मैं युद्ध मैदान से डरकर आ सकता है महेशदास। तो खैर वो कहते हैं वापस रवाना होते हैं, एक बार उठते हैं, वो फिर बच्ची उनसे बात करती है अपनी पति से। तो वो पति बताते हैं कि हमारे 2 दिन की समय मिल गया, इसलिए मैं आपको ऐसा देख नहीं आया था, मगर अब मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, आप वीरवती को प्राप्त होंगे, मैं सती होंगी और अपन स्वर्ग में मिलेंगे आराम से। तो आप, मैंने वीर से शादी की है, इसलिए मुझे नहीं पता था, मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना कि आप इस कारण आए। मुझे तो यही लगा कि युद्ध मैदान से कैसे छोड़ के आए, मेरा पति युद्ध मैदान से भाग जाएगा, ऐसा मैं कल्पना नहीं कर सकता। आप जाइए और आप पक्का वीरवती को प्राप्त हो, मैं आपको स्वर्ग में हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ऐसा करके वो अपने पति को विदा कर देती है। फिर रात्रि रुकते नहीं, मैं चले जाते। बाद में युद्ध होता है, तो युद्ध में अब महेशदास की बड़ी वीरतापूर्ण लगता है। उनकी वीरता के बारे में अपने मारवाड़ी में कुछ लोग है, तो उनके बारे में ऐसा कहते हैं। एक तो वो कहते हैं कि मांडो तनियो मेड़ता, यानी मेड़ता से आगे ये जो पुष्कर वाली घाटी है, यहाँ पर युद्ध हुआ था। मांडो तनियो मेड़ता तोरण दिखणे देश, यानी दिखणे देश वाले थे ना, वो उधर सामने है अपने उधर, यानी ये मराठा देश। हाँ, तो मांडो तनियो मेड़ता तोरण दिखणे देश, यानी वो उधर की ओर तोरण मंडा हुआ है। शादी के अंदर होता है मंडा लगा, वीरगति वाला तो हाँ वीरगति वाला। अजमेरा घाटा में बड़ियों बीन में, यानी अजमेर के जो घाट है, यानी ये बड़ी घाटी है, यहाँ पर वो बीन है, मतलब वहाँ सेनापति मैस थे कि वो ऐसे बीन बनकर मैस दास तैयार है। तो महेशदास जी के बारे में और भी बहुत से अपने 2 हैं उनके बारे में बड़े वीरतापूर्ण हैं। तो एक कहते हैं कि पग जड़िया पाताल में भुज अड़िया अमरेश, यानी उन्होंने अपने पैर है वो पाताल में दशा, अमरेश कहते हैं आकाश को, और अपना जो ये सिर है वो आकाश तक कर दिया, यानी मेढ़ इधर से मराठा पार नहीं कर सकते क्योंकि सामने मैस खड़ा है। पग जड़िया पाताल में भुज अड़िया अमरेश, यानी अपनी भुजाओं को पूरा ऐसे चारों ओर फैला दिया। उसके बाद कहते हैं कि तलवार या तन झड़िया और मुड़ियो नहीं मैस, तलवारों ने भयंकर वहां युद्ध आपस में भिड़ी और महेशदास मुड़ा नहीं, पीछे नहीं मुड़ा, युद्ध करता रहा और यानी उनका सर वहां कट गया। तो भी महेशदास जी बहुत वीरतापूर्ण से युद्ध करते रहे, वो लड़ते रहे और एक कदम भी मराठाओं को आगे नहीं आने दिया। तो मराठाओं ने ऐसे कहते हैं कि पहले कहा कि भाई ये जो मारवाड़ की फौज है ना, ये है तो हमारे से 10 गुना कम, मगर एक व्यक्ति में ताकत इतनी है कि 10 गुना हमारे से ज्यादा ताकत है, एक व्यक्ति 10 लोगों को तो मारने वाला है। अब वो कहते हैं कि महेशदास जी वहां ऐसे गवाह बनाते हैं, क्योंकि वो मेड़ता, वो जो जागीर थी मेड़ता की थी, तो महेशदास जी कहते हैं मैं से कह सुन मेड़ता साची साख भरेश, यानी मेड़ता तू सच्ची साख भरना, साख कहते हैं गवाह, तू युद्ध मैदान का गवाह है कि मैं यहाँ जो युद्ध कर रहा हूँ उसका गवाह तू है। कि मैं से कह सुन मेड़ता साकी साची साख भरेश, कुण भिड़िया कुण भागिया देखी जो कैश। वो कहते हैं कि इस युद्ध मैदान का गवाह तू है, तू देखना कि इस युद्ध मैदान में कौन भागे कौन लड़े कौन वीरता कौन लड़े। कहते हैं कि वो से मराठा वहां से भाग गए, इस प्रकार का युद्ध हुआ। कुछ हो सकता अपने पक्ष के लोग भी गए होंगे, तो वो उस मेड़ता को याद दिलाते हैं कि तू ऐसी मेरी गवाही दे देना कि यहाँ युद्ध मैदान में महेशदास किस प्रकार लड़ा था। तो कहते हैं महेशदास जी का सिर है जो वो वहां पर कट जाता है और बाद में अपने उनकी जो धड़ है वो युद्ध जीतने के बाद में उनकी धड़, वो जो घोड़ी थी वो लेकर, और आसोप काफी दूरी है वहां से, आसोप तक वो पहुंच जाती है। आसोप में बहुत बड़ी नाटी है, उसको नौसर नाटी कहते हैं। तो वो नौसर नाटी में आकर उनका ऐसे वो घोड़ी वहां आकर रुकती है अपने मालिक को, वहां धनी को लेकर ऐसे। तो महेशदास जी का जो ये था, तो उसमें भी उनकी पत्नी का बड़ा योगदान था। अब कहते हैं वो युद्ध के बाद में क्या होता है कि एक व्यक्ति है वो रात को निकल गए, उनको लगा भी कल युद्ध होने वाला है, तो वो रात को वहां से निकल जाते हैं। तो उनका नाम जगमाल सिंह था, वो इनके महेशदास जी के भाइयों में थे। तो वो रात्रि में निकल, उनका युद्ध में कल खत्म हो जाएंगे। वो एक ऐसा लंबा गांव में बैठता गया, तो वहाँ एक पावनी नाडी आज भी है, वहाँ मंदिर बना हुआ है। तो उस नाडी के ऊपर आकर वो रुकते हैं और फिर उस गाँव के जो जागीरदार थे उनके घर जाते हैं। वो आयु में बड़े थे इसलिए युद्ध में नहीं। उसमें क्या था कि युद्ध मैदान में सबको जाना है, या तो जो ज्यादा आयु का लड़ नहीं सकता है, या वो बच्चा है तो नहीं, बाकी तो युद्ध मैदान में सब जाएंगे। तो वो घर पर ही रुके हुए थे उस समय। अब वो जाकर मिलते हैं उनसे, ठाकुर साहब उनको भोजन कराते हैं। तो कहते हैं आप कहाँ से है? मैं तो शेखावाटी में गया हुआ था और ऐसे आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आज तो मेरे जोड़कर मांडा गया, शादी मंडी हुई है, युद्ध का मैदान। मेरे को पता नहीं, मैं भी जाऊंगा, मगर आए वो तो वहीं से थे। मगर उनको लगा कि भाई यहाँ तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
तो कहते हैं कि वो वहां से फिर वापस निकल जाते हैं, ऐसा कहकर कि मैं मेड़ता जा रहा हूँ, वापस युद्ध में जा रहा हूँ। वो जब वापस जाते हैं तो वहाँ एक तालाब की नदी की पाड़ थी, वहां तो वो जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि घुड़सवार बहुत तेज गति से आ रहा है, घोड़ा दौड़ाते हैं। तो वो पूछते हैं, बराबर घोड़ा दौड़ाते हैं, क्या हुआ? कि मेड़ता के अंदर अपन जीत गए, ऐसा मैं जोधपुर महाराजा विजय सिंह को बधाई देने जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति है जो क्या करता है, उसके घुड़सवार के बराबर अपना घोड़ा दौड़ा के उसका सर काट देता है और वो आ जाते हैं जोधपुर। आकर जोधपुर महाराजा कहते हैं कि हमने मेड़ता में विजय प्राप्त कर ली, मराठा पराजित हो गए और हम जीत गए। तो उस समय सेनापति जो महेशदास जी थे वो पूछते हैं कि महेशदास जी का क्या हुआ, ऐसा जोधपुर महाराजा विजय सिंह। तो वो कहते हैं कि महेशदास जी तो वीर गति को प्राप्त हो गए, मगर वो क्या है कि महेशदास जी ने बहुत वीरता नहीं दिखाई, मैंने बहुत युद्ध लड़ा, अपने वीरता का बखान करते हैं। ऐसा कहकर कहते हैं महेशदास जी उधर चले गए थे, फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब जोधपुर महाराजा बड़े खुश होते हैं, उनका यार ये इन्होंने वीरता को युद्ध लड़ा है। तो वो कहते हैं हम मांगो, तो वो उनका अशोक के जहाँ जागीरदार थे महेशदास जी, वो मांग लेते हैं कि ये अशोक मेरे को। तो महाराजा साहब अति उत्साह में उनके अशोक लिख देते हैं, पता करते हैं कि क्या हुआ। अब वो यहाँ से पट्टा जो होता है वो लिखित में दरबार से लेकर वो अशोक पहुंच जाते हैं। इधर महेशदास जी का शव वहाँ पहुंच गया। तो वहाँ उनका जहाँ युद्ध मैदान हुआ वहाँ तो उनका एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ उनके सिर की पूजा होती है। और यहाँ अशोक में मैं भी गया हुआ हूँ, यहाँ उनके धड़ की पूजा, यानी जहाँ वो घोड़ा रुका था वहाँ उनका मंदिर बनाया हुआ है। और ऐसे पूरे गांव के आसपास के इलाके में महेशदास जी वैसे देवता के रूप में पूजा, हाँ भूमिया के रूप में, जुंजार के रूप में उनकी पूजा, ऐसा तोप सिंह जी की जुंजार के रूप में पूजा। तो वहां पर उनका मंदिर है, लोग आते जाते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं। तो अब वो महेशदास जी का अंतिम संस्कार होने के बाद उनके घर में 12 दिन अपने मारवाड़ की परंपरा है कि लोग बैठने आते हैं। तो ये जजमान सिंह पट्टा लेकर चले जाते हैं कि मुझे भी क्या आप अशोक खा लीजिए। तो लोगों ने उनको समझाया कि भाई देखो 12 दिन आप मतलब 12 दिन बाद आप ले लें। तो कहा भाई हमारे यहाँ तो सुगम हुए हैं, हमें अशोक मिली जाएगी और यहाँ रोना रोना नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि वहां से वो रवाना हो जाते हैं। तो वहां जब युद्ध हो रहा था तो एक भदौरा गांव है, वहां के बारट जी महेशदास जी के साथ। तो वो बारट जी मतलब युद्ध में जब उनका धड़ी काम आ गया तो उनको बहुत दुख, तो वो अपने गांव चले गए। वो क्या समाचार देने जा रहे अशोक में, हाँ तो वो गांव चले गए। तो महेशदास जी का परिवार है वो अशोक से रवाना होकर भदौरा चला जाता है। जो महेशदास जी के साथ बारट जी थे उनके घर पर वहां जाकर उन्होंने वो जो अपने परंपरा का पालन है, यानी 12 दिन तक शुरू। तो 12 दिन पूरी घटना पूछी क्या हुआ, उन्होंने बताया कि इस प्रकार जगमाल सिंह ने हमको बाहर निकलते मतलब वहां से रवाना कर दिया कि ये अशोक का पट्टा है वो मेरे नाम हो गया। पट्टा उन्होंने बता भी दिया। तो वो रवाना हो गए, समझाने के बाद वो माने नहीं जगमाल सिंह। तो वो 12 दिन सुबह आते हैं जो महाराजा विजय सिंह के पास। तो राज दरबार में प्रवेश करते हैं तो वो अपनी पीठ दरबार की ओर रखकर और मुंह इधर पीछे की ओर रखकर अंदर घुसते हैं। ऐसा क्यों? वो अब महाराजा पूछते हैं कि आप भारत जी ऐसे कैसे आए? हाँ। तो भारत जी गुस्से में बोलते हैं कि आपका मुंह देखे कौन, मैं आपको मुंह ही देखना नहीं चाहता। महाराजा को गुस्सा आता है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे? तो फिर वो भारत जी कहते हैं आपने काम ऐसे ही इसलिए बोला। तो भारत जी वहाँ एक बाबा कहते हैं कि मर्जियो मत महस दास झगड़ा बीच पग रोग जगो भाग्यो झगड़ा उपाई आसो। उन्होंने ये कहा कि भाई महेशदास वहां झगड़े के बीच में युद्ध मैदान में सिर कटने के बाद भी युद्ध कर रहा था, वो वहां लड़ रहा था और आपने आसो उस व्यक्ति के लिए नाम लिख दिए तो झगड़े में था ही नहीं, तो झगड़े से पहले निकल गया, लड़ाई छोड़कर जो चला गया उसको तो आसो मिली है। और जिस व्यक्ति ने वीरता पूर्ण, उसमें मैंने आपको एक दोनों कहते हैं उन्होंने इस प्रकार हुआ कि आबा को भी रोक लिया, आकाश और पाताल दोनों में ऐसे सामने खड़े हो मुझे फैला कर महेशदास ऐसे वीर व्यक्ति थे, उनको आपने निकाला उनके परिवार को, जबकि उनके परिवार को पुरस्कार मिलना चाहिए था, और आपने क्या दिया है? तो महाराजा साहब एक ऐसे जांच कमेटी गठित करते हैं और वो पता लगाती है, पता लगाकर और पूरा के वो कब युद्ध मैदान में क्या क्या घटना है, प्रत्यक्षदर्शी कई लोग थे तो उन्होंने सब बताया। तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसे वीर व्यक्ति के साथ इस प्रकार का कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर खैर वापिस महेशदास जी के परिवार को आसोम मिलती है, उनका परिवार आसोम आता है और जगमान सिंह जी को वहां से निकाल देते हैं और वो वापिस जागीर जो है वो महेशदास जी के परिवार को मिलती है। 4 रानियां थी, पुत्र भी थे उनके, और वो जो रानी थी उनके साथ वो इधर नौसर नानी जो थे आसोम की, उसके ऊपर अपने पति के शव के साथ सती हो। ये जीवन का मतलब एक उनका एक अद्भुत शौर्य रहा है। अद्भुत शौर्य, इस मतलब 54 साल की आयु में इस प्रकार वीरतापूर्ण युद्ध करना महेशदास जी का, तो महेशदास जी बड़े वीर व्यक्ति थे। महेशदास जी उनको ऐसे उन्होंने
जो पहला समझौता किया था उस समय वो उस पर थे नहीं समझौते के पक्ष में, अगर वो होते तो नहीं होता। उन्होंने कहा युद्ध करेंगे, युद्ध में करेंगे, मगर ये समझौता नहीं। ये राजस्थान की जुंजार भूमियां हैं और जुंजार भूमियाओं का तो इतिहास अद्भुत है। राजस्थान की कण कण माटी और राजस्थान के अंदर हर एक वीर योद्धा ऐसे हुए जो जुंजार भूमिया बन सकते हैं, और वो है भी। यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे मिल जाएंगे जो जुंजार भूमिया है, यानी जिनका सर कट गया और धड़ लड़ रहा है, ऐसे लोग हुए हैं यहाँ पर। राजस्थान और शौर्य की अद्भुत कहानी है ये। विश्व में शायद ऐसी घटनाएं और कहीं घटित नहीं हुई नहीं हमारे राजस्थान में। और आज सामान्य सा व्यक्ति गांव में बता देगा कि वो कब वीर गति को प्राप्त हुए, कौन सा युद्ध हुआ, कहाँ लड़ रहे थे, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो अपन इन पर और चर्चा आगे भी करते हैं। तो आज का यही, आगे ऐसी और जुंजार भूमियों की और ऐसे राजस्थान के ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियां हम सुनते रहेंगे और चलते रहेंगे। नमस्कार।